बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum all students. We start our class in the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Students, in previous lecture we discussed numericals. Today we solve remaining numericals. So let's start 2.3. In 2.3, the radius of hydrogen atom is 0.53 into 10 raised to the power minus 10 meter. एक हाइड्रोजन एटम है जिसका रेडियस कितना है 0.53 एक्सपोनेंशियल माइनस 10 मीटर। कन्वर्ट इट इन सेंटीमीटर, मिलीमीटर एंड नैनोमीटर। हमें इस मीटर की यूनिट को कन्वर्ट किसमें करना है, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में और नैनोमीटर में। तो रेडियस कितना गिवन है हमारे पास 0.53 एक्सपोनेंशियल। हम पहले डेटा क्या हेड लिखेंगे, रेडियस 0.53 एक्सपोनेंशियल माइनस 10 मीटर। और इसमें कन्वर्ट किसमें करना है हमें, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में और नैनोमीटर में। कन्वर्ट इट इन सेंटीमीटर, मिलीमीटर एंड नैनोमीटर में। क्लियर? Solution. First we have to convert in centimeter. For centimeter, we know that 1 meter is equal to 100 सेंटीमीटर। आपने जब भी किसी ओड यूनिट में कन्वर्ट करना होता है तो सबसे पहले हम बेसिक कन्वर्जन लिखते हैं। अगर आप बेसिक कन्वर्जन नहीं लिखेंगे तो आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। क्लियर? तो हम ये बात जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, यानी 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो 0.53 एक्सपोनेंशियल माइनस 10 मीटर इज इक्वल टू, ये बात याद रखिएगा, जब भी हम किसी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस वैल्यू को जो मीटर में हमें गिवन है, हम जो राइट साइड पे लिखेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 वैसे ही रहेगा और ये वैल्यू यहाँ आकर मल्टीप्लाई करेगी। 0.53 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10। ठीक है, तो हमारे पास जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी वो देख लेते हैं। लेंथ हमारे पास आ रही है 0.53 एक्सपोनेंशियल माइनस 8 सेंटीमीटर। 0.53 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने क्या किया, मीटर में दी हुई वैल्यू को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास, हमें इसे कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में। 4 मिलीमीटर कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2 तरीके। या तो आप डायरेक्ट मीटर से मिलीमीटर में आ जाएं या फिर सेंटीमीटर से मिलीमीटर में आ जाएं। क्लियर? हम सेंटीमीटर से मिलीमीटर में आते हैं। वी नो दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ठीक है, हम ये बात जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10। हमें कन्वर्ट करना है इस वैल्यू को। 0.53 एक्सपोनेंशियल माइनस 8 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होंगे, हम कर लेते हैं। 0.53 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 8
सेंटीमीटर इज इक्वल टू, मैंने आपको अभी बताया कि जब हम किसी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो सेंटीमीटर एक बड़ी यूनिट है, हम इसे कन्वर्ट किसमें कर रहे हैं, मिलीमीटर में। तो हम क्या करेंगे, वहां जाकर मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये रहेगा 10 इंटू 0.53 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -8। अब आंसर क्या आएगा हमारे पास, लेंथ शो करेंगे और आंसर हम मेंशन कर देंगे, किसमें आंसर आएगा, मिलीमीटर में। आंसर क्या आएगा हमारे पास 0.53 एक्सपोनेंशियल -7, 0.53 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7 मिलीमीटर। इस तरीके से आपने सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास नैनोमीटर, कि नैनोमीटर में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले आपको बेसिक कन्वर्जन बताओ, 4 नैनोमीटर, नैनो को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। हम तो जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर +9 नैनोमीटर के बराबर होता है। क्लियर। अब हमें मीटर से डायरेक्ट हम नैनोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर। तो 1 मीटर की जो वैल्यू गिवन थी, मीटर में जो वैल्यू गिवन थी, हम उसे इस्तेमाल करेंगे। अब इन दोनों वैल्यूज को यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये मिलीमीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। अगर हम सेंटीमीटर से नैनोमीटर में जाते तो इस वैल्यू को यूज करते, अगर हम मिलीमीटर से नैनोमीटर में जाते हैं तो इस वैल्यू को यूज करते। हम चाह रहे हैं कि बेसिकली जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उसी को इस्तेमाल कर लेते हैं। हमने क्या किया, अब हम इस वैल्यू को यूज करेंगे। क्लियर। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 9 नैनोमीटर। तो जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो लिखेंगे 0.53 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -10 इज इक्वल टू, ये 10 एक्सपोनेंशियल 9 जैसे ही रहेगा और ये वहां जाकर मल्टीप्लाई कर जाएगा। 0.53 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -10। क्लियर। अब आंसर क्या आएगा, लेंथ हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगा 0.53 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -1 और यूनिट क्या आएगी, नैनोमीटर। ठीक है। ये क्वेश्चन 2018 में आ चुका है। तो अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब आपके पास सिर्फ 2 क्वेश्चन रह गए, सॉरी 1, 2.1 ये आपने खुद से ही सॉल्व करने की कोशिश करनी है। 2.3 हमने कर लिए, 2.4 लास्ट लेक्चर में हम कर चुके हैं। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर। आइए इसको जानते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर, व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर? सिग्निफिकेंट मीन्स इंपॉर्टेंट। And figures are digits। क्या मतलब हुआ, इंपॉर्टेंट डिजिट्स, यानी ऐसे डिजिट्स जो मेजरमेंट में इंपॉर्टेंट हो, ऐसे डिजिट्स जो मेजरमेंट में इंपॉर्टेंट हो, वो डिजिट्स क्या कहलाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। इसकी डेफिनेशन अगर हम करना चाहें इस तरह कर सकते हैं, द फर्स्ट एक्यूरेटली non-digit, accurately non-digit and accurately non-digit and first doubtful digit is known as significant figure। ये मैंने शॉर्टली लिखा है। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, द फर्स्ट एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। व्हाट डज इट मींस, इसको जरा देख लेना। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक वैल्यू है नंबर 1 12 सेंटीमीटर, ये दोनों के दोनों नंबर जो है 1 और 2, ये दोनों एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स कहलाएंगे। एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स। अगर हम थोड़ा सा चेंज करें इसको, फॉर एग्जांपल 12.5, ये 12 है, ये तो नॉन डिजिट ही है क्योंकि ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये चेंज हो भी नहीं रहा है।
ऊपर भी 12 से नीचे भी 12 है, ये कहलाएगा एक्यूरेटली नॉन डिजिट। बट ये जो 5 है ये डाउटफुल होगा, मे बी 6 भी हो सकता था, मे बी ये 7 में जाता, मे बी ये 4 हो सकता था। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? डाउटफुल डिजिट्स। तो ये दोनों डिजिट्स मिलकर क्या बनाते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर बनाते हैं। तो ये जो 5 है हमारे पास, ये क्या कहलाएगा? डाउटफुल डिजिट्स। अभी हम इसके रूल्स पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि डाउटफुल क्यों है। क्लियर? अगर हम मजीद इसको और एक्सप्लेन करना चाहें, एग्जाम्पल नंबर 3 हम लिख देते हैं 12.52। अब आप देखिए ये 5 है, फिर से रिपीट हो रहा है, 12 तो कांस्टेंट ही है, 2 एक्स्ट्रा आ गया हमारे पास। अब ये तीनों क्या बन जाएंगे हमारे पास? नॉन डिजिट्स। जबकि ये 2 है ये डाउटफुल हो जाएगा, मे बी ये 1 हो जाए, मे बी 3 हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ऐसी क्या वजह थी कि इन सिग्निफिकेंट फिगर्स की जरूरत पड़ गई? एक शख्स ये कहे कि मैं रेगुलरली 4 किलोमीटर रनिंग करता हूं इन द मॉर्निंग। तो क्या 4 किलोमीटर का मतलब यही है कि वो एग्जैक्टली 4 किलोमीटर ही रनिंग करता है? यकीनन नहीं, मे बी कि वो 3.5 किलोमीटर जो रनिंग करता हो सकता है 3.7 किलोमीटर वो रनिंग करता हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आमतौर पर क्या कहा जाता है कि वो 4 किलोमीटर, यानी वो राउंड फिगर राउंड करके जो है वो आपको बताते हैं कि भाई मैं जो ना 4 किलोमीटर ही रनिंग करता हूँ। ये जो राउंड करने की वजह से जो है ना ये जरूरत पेश आई कि यहां तक चल जाएगा कि उसने बताया कि भाई मैं 4 किलोमीटर रनिंग करता हूँ, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में, साइंटिफिक जो कैलकुलेशन है उसमें नहीं चलेगा, उसमें आपको एग्जैक्ट फिगर बतानी होगी। इसी वजह से सिग्निफिकेंट फिगर की जरूरत पेश आई। तो इसके कुछ रूल्स साइंटिस्ट ने बनाया, आइए रूल्स को जानते हैं। रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर। रूल नंबर 1, फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5। ये याद रखिएगा, जितने भी नॉन जीरोस होते हैं, जीरो के अलावा जो भी नंबर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 0, 1, ये होल नंबर्स में लिख रहा हूं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, remaining 0, all the non zeros are all the numbers, ये जितने भी नंबर्स हैं ये सब के सब क्या कहलाएंगे? नॉन जीरोस। ठीक है? तो 0 के अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो सब के सब क्या कहलाएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 3। क्लियर? नेक्स्ट रूल है, इफ 0 लाइज बिटवीन द नॉन जीरोस, अगर 0 नॉन जीरो के बीच में आ जाए, फॉर एग्जाम्पल 1, 0, 2, तो जब 0 नॉन जीरोस के बीच में आ जाए, सेंटर में आ जाए, तो इस 0 को भी सिग्निफिकेंट फिगर में इंक्लूड किया जाएगा। तो यहां कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 3। क्लियर? नेक्स्ट रूल नंबर 3, अगर 0 लेफ्ट साइड पर हो, अगर 0 नॉन जीरो के लेफ्ट साइड पर हो तो वो 0 सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा हो 0.001, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है? ये 0 को काउंट क्यों नहीं करते? ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, हमारे पास स्पेस कंज्यूम कर रहे हैं, ये जब स्पेस कंज्यूम कर रहे हैं। असल नंबर हमारे पास क्या है, अगर ये 1 नहीं होता इसकी क्या वैल्यू होती? क्लियर? खैर, तो इसमें हमारे पास क्या है? सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। नेक्स्ट है कि अगर 0 जो है वो फिगर्स के राइट साइड पर हो, यानी नॉन डिजिट, क्या नाम है, नॉन जीरोस के राइट साइड पर हो, तो वहां 0 को इंक्लूड करेंगे या नहीं? जरा देखिए, अगर हम लिख देते हैं 1, 3, 4, 0, क्लियर? क्या इस 0 को इंक्लूड किया जाएगा? इसमें कंडीशन है हमारे पास, समटाइम हम इसे इंक्लूड करते हैं, समटाइम से इंक्लूड नहीं करते। ठीक है? क्यों नहीं करते? फॉर एग्जाम्पल अगर ये लिखा हुआ है 1340 किलोमीटर,
अगर मैं इसे मीटर में कन्वर्ट करूं, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे इसको, किलोमीटर से मीटर में आएंगे तो हम 1000 से मल्टीपल है, सॉरी इसको मीटर के लिए, अगर मुझे इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो ये बन जाएगा 1.340। ठीक है, अब आप देखिए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे पास। अगर वैसे देखा जाए तो हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, अब इसमें 2 कंडीशन है, एक या तो हम इसको 0 पर इंक्लूड करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में, हम कह सकते हैं 4, या फिर हम कहेंगे 3। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, तो इसको समझिए। 1 3 4 0 मे बी सिग्निफिकेंट, may not be। ठीक है, अब जरा देखिए आमतौर पर क्या होता है कि जो लास्ट में राइट साइड में 0 आता है उसमें कंडीशंस बन जाती हैं, जैसे कि यूं कर लीजिए, इसमें ले लेते हैं 3 सिग्निफिकेंट, ये 3 सिग्निफिकेंट हो गए। क्लियर, अब कंडीशन क्या बनती है, अगर आप चाहते हैं कि मैं 0 को इंक्लूड करूं, या तो फिर आप लास्ट में डॉट लगा दीजिए। इट मीन्स कि आप चाहते हैं कि मैं इस 0 को इस फिगर में काउंट करूं, एक तरीका तो इसका ये है। दूसरा तरीका ये है कि या तो आप इसके ऊपर बार लगा दीजिए, जब आप बार अप्लाई कर देंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि आप भी इस 0 को इस फिगर्स में सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करना चाहते हैं। ये 2 तरीके हैं जिसकी बेस पे आप क्या कर सकते हैं, इस 0 को काउंट कर सकते हैं, अदरवाइज ये 0 सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया जाएगा। क्लियर हो गई बात, तो हम इसको कह सकते हैं कि मे बी कि हम 0 को सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करें, मे बी नॉट नहीं करें। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, एक्सपोनेंशियल टर्म्स इस्तेमाल करें, एक्सपोनेंशियल इस्तेमाल किया, जिसे हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। इसका न्यू लिख सकते हैं 1 2 3 1.340 into 10 raised to the power 4 1 2 3 सॉरी 3। इसका मतलब क्या है कि इसमें हमारे पास एक्सपोनेंशियल टर्म से पहले जो भी नंबर्स लिखे हुए होंगे वो सब के सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो कितने नंबर्स हैं हमारे पास, 4 नंबर्स, तो कितने हो गए 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब अगर आप चाहते हैं कि 0 को काउंट नहीं किया जाए तो आप ना इसमें पॉइंट इस्तेमाल करें, ना इसके ऊपर कोई बार इस्तेमाल करें। ठीक है, इसे किस तरह लिखेंगे फिर हम, इस तरह 1.3 into 4 into 10 raised to the power 3। क्लियर, अब इसमें हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट होगा, 3 आएगा। क्लियर, तो ये 2 तरीके, जब भी लास्ट में राइट साइड पे 0 आता है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, एक्सपोनेंशियल टर्म का इस्तेमाल किया, जिसे हम साइंटिफिक नोटेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, साइंटिफिक नोटेशन। और ये बात याद रखिएगा, जो भी एक्सपोनेंशियल में पावर होती है, जो भी एक्सपोनेंशियल में पावर होती है वो सिग्निफिकेंट फिगर में इंक्लूड नहीं की जाती। क्लियर, याद रखिएगा इस बात को। इसके अलावा जो भी एग्जैक्ट वैल्यूज होती हैं या कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, फॉर एग्जांपल पाई की वैल्यू, इसके अलावा लैम्डा कांस्टेंट वैल्यू होती है, सी की वैल्यू, इसमें जितने भी जीरोस होंगे, जितने भी नंबर्स होंगे वो सब के सब क्या होंगे यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर में इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप 2 नंबर्स को ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो तो इसका अलग तरीका, जैसे किस तरीके से हम फाइंड करेंगे कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद है, इसको जरा देख लेते हैं। अगर हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब ये मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए हम कहते हैं, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। अगर हम 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में अलग रूल है और बाकी अलग रूल्स है। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं कि अगर हम 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं तो फिर क्या इफेक्ट आता है इसका। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, चलिए हम करते हैं 3.23 मल्टीप्लाई बाय 2.1, आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 6.783
6.783। अब मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में ये रूल है कि अगर जो क्वेश्चन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी जिन नंबर्स को आपने आपस में मल्टीप्लाई करवाया है, इसमें सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट किसमें है? इसमें देखें कितने सिग्निफिकेंट है हमारे पास 2, जबकि इसमें कितने हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। क्लियर? इसमें हमारे पास कितने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, जब दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो रिजल्ट में हमारे पास देखिए 4 नंबर्स आ रहे हैं। इसमें रूल ये है कि आपका जो क्वोशिएंट है उसमें तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, रिजल्ट में भी 2 ही आने चाहिए। अगर क्वोशिएंट में 2 है कम से कम, तो रिजल्ट में भी कितने आने चाहिए सिग्निफिकेंट 2 ही आने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अपने रिजल्ट को राउंड कर देंगे। क्या कर देंगे? राउंड। हमें पता है ये 7 जो है वो 5 से ग्रेटर है, तो ये क्या हो जाएगा, राउंड हो जाएगा। या इसको यूं कर सकते हैं, और 3 को राउंड तो कर नहीं सकते, ये हो नहीं पाएगा। 8 को राउंड करेंगे तो ये बन जाएगा 6.8। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा होगा इसके अंदर 6.8। ऐसा हमने क्यों करा? क्योंकि रूल ये कहता है कि जो भी आप क्वेश्चन इस्तेमाल कर रहे हैं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए, इसमें वो नंबर जिसमें सबसे कम लीस्ट काउंट हो, यानी जैसे इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें हमारे पास कितने हैं 3 हैं, तो अगर सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 2.1 है, तो आंसर में भी कितने ही आने चाहिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए। तो हमारे पास आंसर में देखिए कितने आ गए 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए। यही रूल डिवीजन के लिए भी है। अब बात कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन और एडिशन की। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसमें देख लेते हैं हमारे पास 3 वैल्यूज हैं। नंबर 1 है m1 = 3.24 ग्राम, m2 है 1.1 ग्राम और m3 है हमारे पास 1.002 ग्राम। हमने क्या करना है, सबको सम करना है। सम करने के लिए क्या तरीका होगा, n = m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, m1 कितना है हमारे पास 3.24 और m2 कितना है 1.1 और m3 कितना है 1.002। आंसर क्या आएगा 5.342। अब इसमें भी वही कंडीशन कि जो क्वेश्चन आपने इस्तेमाल किया है, इसमें देखें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें, इसमें है हमारे पास 3, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 2 और इसमें कितने हैं हमारे पास 1 2 3 4 सबसे कम कितने हैं हमारे पास 2। तो जो आपका रिजल्टेंट आ रहा है उसमें भी आपके कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, मिनिमम 2 ही होने चाहिए। क्लियर? तो हम जब इस 4 को राउंड करेंगे 3 में, तो ये राउंड नहीं हो सकता, तो 5.3 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर? और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे। तो ये बेसिक रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर के कि जिसकी बेस पे आप साइंटिफिक कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि बाद का बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यूज आ रही होती हैं, बाद का बहुत ज़्यादा स्मॉलर आ रही होती हैं। तो इस कंडीशन को लेते हुए हम क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स को फॉलो करते हुए हम कैलकुलेशंस को राइट करते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्टैंडर्ड लेंथ, मास एंड टाइम। इस टाइम हमने डिस्कस किया था जो लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है हमारे पास मीटर, और मास की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है किलोग्राम, और टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट हमने डिस्कस की थी क्या थी सेकेंड। अब हमें कैसे पता लगेगा कि स्टैंडर्ड लेंथ कितनी है, तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि इसका एक स्टैंडर्ड बना लिया। क्या स्टैंडर्ड बनाया, मैंने कहा कि एक रॉड ली जो कि प्लैटिनियम और इरिडियम की बनी हुई है, प्लैटिनियम एंड इरिडियम। ये रॉड्स पहले से करीब प्लेस में मौजूद है और ये प्लैटिनियम और इरिडियम की बनी हुई है। इस रॉड में 2 मार्क लगे हुए हैं इस तरीके से। इस मार्क के दरमियान जो डिस्टेंस है इसे स्टैंडर्ड 1 मीटर काउंट किया गया है, इसे स्टैंडर्ड 1 मीटर लिया गया है। ठीक है, अब दुनिया में कहीं भी 1 मीटर की कोई रॉड बनेगी तो उसकी लेंथ इसी के बराबर होगी। ये इसकी और डेफिनेशन है। जैसे जैसे साइंस ने प्रोग्रेस करी तो एक नई डेफिनेशन बनाई गई, वो क्या है, वो ये है द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम
during time interval of 1/299792458. बेसिकली ये क्या चीज़ है हमारे पास, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है। इसे अप्रॉक्सीमेटली इस तरह लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब इसका ये है कि किसी वैक्यूम में जब लाइट के इतने पार्ट्स कर लिए जाए, जो एक टाइम के जब सेकंड के जब इतने पार्ट कर लिए जाएं, तो उसका जो एक पार्ट में जो लास्ट पार्ट होगा, उस पार्ट में लाइट जितना ट्रेवल करेगी, जितनी लेंथ को कवर करेगी, जितना डिस्टेंस कवर करेगी, वो कहलाएगा हमारे पास स्टैंडर्ड 1 मीटर। एक तो मैंने आपको प्लेटिनियम रेडियम के हवाले से बताया, और दूसरा तरीका ये जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कि अगर एक सेकंड के इतने पार्ट्स कर लिए जाएं, यानी तकरीबन 30 करोड़ अगर उसके पार्ट्स कर लिए जाएं, तो उस लास्ट पार्ट में लाइट जितना डिस्टेंस कवर करेगी वो कहलाएगा स्टैंडर्ड 1 मीटर। क्लियर? इसी तरह स्टैंडर्ड मास की यूनिट क्या आती है हमारे पास, किलोग्राम, जिसे हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन अगर हम करना चाहें तो ये है द मास ऑफ सिलेंडर ऑफ स्पेसिफिक डायमेंशन ऑफ प्लैटिनियम एंड इरिडियम एलॉय। एक मास एक सिलेंडर मौजूद है, कहां मौजूद है ये? इंटरनेशनल ब्यूरो में, इंटरनेशनल ब्यूरो एंड मेजर, जो कि पेरिस के करीब है। इसमें एक स्पेसिफिक सिलेंडर मौजूद है जो कि प्लैटिनियम और इरिडियम का बना हुआ है। इसका जो मास है उसे स्टैंडर्ड्स लिया गया है। अब दुनिया में जो भी मास 1 kg का बनाया जाएगा, उसका वेट इसी सिलेंडर के वेट के बराबर होगा। ठीक है? एंड मेजर्ड। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड की डेफिनेशन अगर करना चाहें तो सोलर डे का 86,400 का पार्ट, यानी कि अगर एक सोलर डे के आप इतने पार्ट करें, जो लास्ट पार्ट होगा या इसका जो एक पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा? 1 सेकेंड। अब ये 86,400 ये कहां से आया, जरा देखिए। हम ये बात जानते हैं 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। एक दिन में 24 आवर होते हैं। ठीक है? सो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। क्लियर? और ये भी हम बात जानते हैं कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। अगर हम इस बात को जानना चाहें कि 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं, तो हम क्या करेंगे? 1 आवर इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 3600 सेकेंड। क्लियर? ये हमें मालूम हो गया कि 1 आवर में 3600 सेकेंड होते हैं। अब अगर हम ये जानना चाहें कि 1 डे में कितने सेकेंड्स होते हैं, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करवा देंगे। 1 डे इज इक्वल टू 3600 मल्टीप्लाई बाय 24, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 1 डे इज इक्वल टू 36,400 सेकेंड। ठीक है? इसका मतलब ये होगा कि एक दिन में 86,400 सेकेंड होते हैं। जो इसका एक पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा? 1 सेकेंड कहलाएगा। ठीक है? ये इसकी क्या है? ये भी इसकी एक और डेफिनेशन है। जिसकी लेटेस्ट डेफिनेशन है वो क्या है? लिखा हुआ है 9192631770 पीरियड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ सीजियम। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि सीजियम हमारे पास एक एटम है या कह लीजिए एक एलिमेंट है, ये बहुत ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करता है। तो वो ड्यूरेशन जितनी देर में, वो टाइम जितनी देर में सीजियम के इतने एटम्स वाइब्रेट करें, उस ड्यूरेशन को हम क्या कहते हैं? 1 सेकेंड कहते हैं। दोबारा से सुन लीजिए, वो ड्यूरेशन जिसमें सीजियम के इतने एटम्स वाइब्रेट करें, वो ड्यूरेशन क्या कहलाता है? 1 सेकेंड कहलाता है। तो ये हमारे पास हुआ स्टैंडर्ड लेंथ, क्या हुई? स्टैंडर्ड मास एंड स्टैंडर्ड। नेक्स्ट है हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? Those instruments
by which we can measure objects. ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी बेस पर, जिनकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को मेजर कर सकते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स क्या कहलाते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। अब क्या क्या चीजें मेजर कर सकते हैं हम इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से लेंथ को मेजर कर सकते हैं, मास मेजर कर सकते हैं, मास को मेजर किया जा सकता है, टाइम मेजर किया जा सकता है, वॉल्यूम मेजर किया जा सकता है, डायमीटर्स मेजर किए जा सकते हैं, एक्सेट्रा। क्लियर? नंबर 1 है इसमें हमारे पास वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर वर्नियर कैलिपर क्या होता है? It is a measuring instruments by which we can measure the length of objects. ठीक है, अब कितने ऑब्जेक्ट्स, कितनी लेंथ को मेजर कर सकते हैं इससे हम 1/100 सेंटीमीटर, यानी अगर 1 सेंटीमीटर के 100 पार्ट्स कर दिए जाए तो उस पार्ट को हम वर्नियर कैलिपर से मेजर कर सकते हैं। अब इसकी शेप कैसे होती है जरा देख लीजिए। ये हमारे पास कहलाता है वर्नियर कैलिपर। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स की लेंथ को मेजर कर सकते हैं, आउटर डायमीटर को भी मेजर कर सकते हैं और इनर डायमीटर को भी मेजर कर सकते हैं। इसमें हमारे पास 2 स्केल होते हैं। एक स्केल होता है फिक्स स्केल, जिसे हम मेन स्केल कहते हैं, और एक होता है मूवेबल स्केल, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्नियर स्केल कहते हैं। क्लियर? और ये कहलाते हैं जॉज। ये कहलाते हैं अपर जॉज, लोअर जॉज। अपर जॉज की हेल्प से हम इनर डायमीटर मालूम करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। हर ऑब्जेक्ट का तो नहीं, लिमिटेड ऑब्जेक्ट से हम क्या कर सकते हैं, इनर डायमीटर मालूम करते हैं, और लोअर जॉज की हेल्प से हम आउटर डायमीटर मालूम करते हैं। और इसी वर्नियर कैलिपर की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट्स की लेंथ को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन कितनी लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं? 1 सेंटीमीटर का 100वां पार्ट। उससे मजीद अगर वो छोटा होगा तो उसे हमें इससे वर्नियर कैलिपर से फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की डेप्थ मालूम करना हो तो इसकी हेल्प से हम मालूम कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास स्क्रू गेज। चलिए इसका लीस्ट काउंट भी देख लेते हैं। लीस्ट काउंट क्या होता है? वो कम से कम वैल्यू जो किसी ऑपरेटर से, किसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए से मालूम की जा सकती हो, वो कम से कम वैल्यू कहलाती है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम यहां देखें वर्नियर कैलिपर में, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मैन स्केल, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। क्लियर? और आमतौर पर इसे हम मिलीमीटर या फिर सेंटीमीटर में लेते हैं। जो वर्नियर कैलिपर जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है हमारे पास मेन स्केल पर, वो है 1 मिलीमीटर के इक्वल। और जो वर्नियर स्केल पर डिवीजन्स मौजूद हैं, कुछ में 20 होते हैं और कुछ में क्या होते हैं, 10 होते हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर है इसमें 10 डिवीजन मौजूद है। ठीक है, अगर हम 1/10 करेंगे तो आंसर आएगा 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, अब इस मिलीमीटर को अगर हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या कर देंगे, इसे 10 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आएगा हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर। ये वर्नियर कैलिपर का क्या आ गया, लीस्ट काउंट आ गया। लीस्ट काउंट का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि वो कम से कम वैल्यू जो किसी इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए से मेजर की जा सकती हो वो कहलाती है उस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट। इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कहलाता है। अब 0.01 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि आप वर्नियर कैलिपर की हेल्प से इतने छोटे ऑब्जेक्ट्स को मेजर कर सकते हैं। मजीद इससे ज्यादा अगर वो ऑब्जेक्ट का साइज स्मॉल है तो आप उस इंस्ट्रूमेंट से उसे मेजर नहीं कर सकते। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास स्क्रू गेज। नंबर 2 स्क्रू गेज। स्क्रू गेज
स्क्रू गेज भी हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट्स की थिकनेस को मेजर करते हैं और ऑब्जेक्ट्स के आउटर डायमीटर को मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल अब इसमें कितने छोटे ऑब्जेक्ट्स को मेजर कर सकते हैं, 1/1000 सेंटीमीटर, यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है 1 सेंटीमीटर के बराबर है। अब अगर हम उसके 1000 पार्ट्स कर लें, जो लास्ट पार्ट होगा उससे भी हम इस ऑब्जेक्ट से मेजर कर सकते हैं। और वर्नियर कैलिपर के मुकाबले में इसकी एक्यूरेसी क्या होती है, ज्यादा होती है। व्हाट डज एक्यूरेसी मीन, मिनिमम एरर, यानी इसमें ज्यादा एक्यूरेसी होती है, कम से कम एरर आता है, इसीलिए इसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। अब इसका अगर डिस्काउंट मालूम करना चाहें तो इसके डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है पिच डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ये किस तरह का होता है, अगर ऐसे भी देख लीजिए, ये हमारे पास होता है वर्नियर कैलिपर। क्लियर। इसमें हमारे पास 2 स्केल होते हैं, ये मूवेबल स्केल हम कहते हैं सर्कुलर स्केल, और एक स्केल इसमें क्या होता है, फिक्स होता है। एक स्केल इसमें क्या होता है, बिल्कुल फिक्स होता है, ये आप देख सकते हैं। एक जो रॉड है बिल्कुल फिक्स है और एक मूवेबल। जो मूवेबल है इसे कहते हैं सर्कुलर स्केल, और जो फिक्स है इसे हम क्या कहते हैं, मेन स्केल। तो इन्हीं की हेल्प से हम क्या करते हैं, रीडिंग को फाइंड आउट करते हैं। अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की थिकनेस मालूम करनी है तो हम इसे कहते हैं स्पिंडल और इसे कहते हैं स्ट्रेड। इनके बीच में, इनके सेंटर में हम किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उसकी लेंथ को या उसकी थिकनेस को हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। ये हमारे पास स्क्रू गेज। अगर हमें इसका डिस्काउंट फाइंड आउट करना है, इसका फॉर्मूला होता है पिच डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। अब पिच क्या होती है, पिच कहते हैं कि जब हम इससे सर्कुलर स्केल को रोटेट करेंगे, ये कह लीजिए कि इसमें चूड़ियां बनी हुई होती हैं, इस तरह थ्रेड्स बने हुए होते हैं, 2 थ्रेड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है पिच। क्या कहलाता है, पिच कहलाती है। ठीक है। अब इसमें सपोज करें अगर हम एक दफा इसको रोटेट कर रहे हैं और रोटेट करने पर ये एक से दूसरे नंबर पर जा रहा है, ऐसा सपोज कर लें, लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सपोज करें अभी आपका जो सर्कुलर स्केल है इस पॉइंट पर मौजूद है और आपने जब इसको फर्स्ट टाइम रोटेट किया, ठीक है, तो ये इसके सेंटर में आने के बजाय बिल्कुल यहां पर आ गया, अगली लाइन पर आ गया। इसका मतलब ये है कि इसकी पिच क्या है, 1। अगर ये नेक्स्ट लाइन पर नहीं जाता बल्कि सेंटर में ही आता तो इसकी पिच क्या कहलाती है, 0.5। क्लियर हो बात। तो इसकी पिच हमारे पास क्या है, जो हमारे पास स्क्रू गेज मौजूद है, इसकी जो पिच है वो है 1 मिलीमीटर। ठीक है। और इसमें जो सर्कुलर स्केल है इसके ऊपर कितने डिवीजन मौजूद हैं, 100 डिवीजन मौजूद हैं। और इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 0.01 मिलीमीटर। क्या आंसर आएगा, 0.01 मिलीमीटर। और इस मिलीमीटर को जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो आंसर आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। तो ये स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट का मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू, यानी कि स्क्रू गेज की हेल्प से आप इतने छोटे ऑब्जेक्ट्स को मेजर कर सकते हैं। इससे ज्यादा अगर वो ऑब्जेक्ट का साइज स्मॉल होगा आप उसे मेजर नहीं कर सकते। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर। ठीक है। किस तरह का होता है, ये कुछ इस तरीके से होता है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये हमारे पास कहलाता है मेजरिंग सिलेंडर। इसे हम ग्रेजुएटेड सिलेंडर भी कहते हैं। इससे मार्किंग भी होती है और इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, लिक्विड का वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब लिक्विड में जरूरी नहीं सिर्फ आप वाटर का भी वॉल्यूम फाइंड आउट करें, अदर लिक्विड्स के वॉल्यूम को भी हम इसके जरिए से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हनी हो गया, ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कैरोसिन ऑयल हो गया, तो इनकी डेंसिटी को भी, इनके वॉल्यूम को भी हम इसकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉप वॉच।
स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच क्या होती है? एक ऐसी वॉच जिसकी हेल्प से हम दो इवेंट्स के दरमियान जो ड्यूरेशन है उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं स्टॉप वॉच। देख लीजिए ये किस तरीके से होती है, इसकी शेप देख लीजिए, ये स्टॉप वॉच कहलाती है। इसमें 3 बटन्स होते हैं। ठीक है, तो एक बटन पर एस मेंशन है, एक पर एन और एक पर क्या है? डी है। डी वो बटन है जिससे हम स्टार्ट करते हैं और जिससे हम स्टॉप कर रहे होते हैं, और एम से मोड चेंज किया जाता है, और एस रीस्टार्ट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है। ये कहलाती है स्टॉप वॉच। इसके अलावा अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का मास मेजर करना हो, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे होते हैं? फिजिकल बैलेंस का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। फिजिकल बैलेंस में हमारे पास 2 पेन्स होते हैं। ठीक है, उस पेन्स की हेल्प से हम क्या कर रहे होते हैं? ऑब्जेक्ट का मास मेजर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फ्रेंड्स, जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है एरर। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एरर। एरर क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन actual value and measured value। एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है? एरर, यानी गलती। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की हाइट को मेजर कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट है जिससे आप क्या कर रहे हैं? किसी की इसकी हाइट मेजर कर रहे हैं। आपने इसकी हाइट मेजर करी 1.4 सेंटीमीटर, जबकि इसकी एक्चुअल हाइट है 1.5 सेंटीमीटर। ये इसकी एक्चुअल हाइट है और ये ऑब्जर्व आपने की ऑब्जर्व हाइट है। ठीक है, अब इसमें देखिए हमारे पास 0.1, अगर इसको माइनस करें 1.5 माइनस 1.4 तो आंसर आ रहा है 0.1। तो ये 0.1 हमारे पास क्या होगा? ये एरर कहलाएगा। ठीक है, अब एरर हमारे पास इसकी 3 टाइप्स होती हैं। बेसिक 3 टाइप्स होती हैं, और भी होती हैं, लेकिन बेसिक जो मैट्रिक लेवल में पढ़ाई जाती है वो 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है हमारे पास पर्सनल एरर। पर्सनल एरर, पर्सनल एरर क्या होता है? द एरर विच बिलोंग्स टू द पर्सन। एरर which belongs to the person। एक एरर जो कि पर्सन से बिलोंग करता हो वो एरर क्या कहलाता है? पर्सनल एरर। फॉर एग्जाम्पल अभी जो हमने मेजरिंग सिलेंडर देखा, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? वॉल्यूम को फाइंड आउट कर रहे होते हैं, इससे मार्किंग हुई भी होती है। ठीक है, अब सपोज कीजिए हमारे पास जो लिक्विड मौजूद है, सपोज कीजिए वाटर इसमें मौजूद है, वाटर। ठीक है, और आप इसके वॉल्यूम को फाइंड आउट कर रहे हैं, फाइंड करना चाह रहे हैं। अगर आपकी आईसाइट ऊपर की तरफ है, अगर आप ऊपर की तरफ से इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये रॉन्ग है, रॉन्ग मेथड है। इस मेथड से क्या होगा कि आप प्रॉपर इसका वॉल्यूम फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। अगर आपकी आईसाइट नीचे की तरफ से अगर इसको आप देख रहे हैं, जब भी आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब आपने क्या करना होगा? इसकी एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए लोअर मेनिस्कस को देखना होगा। लोअर मेनिस्कस कहते हैं इसे। और आपकी जो आई साइट है वो एग्जैक्टली इसके सामने होनी चाहिए। अगर सामने नहीं होगी तो वो एरर प्रोड्यूस होगा, और जो एरर अराइज होगा वो एरर क्या कहलाएगा? पर्सनल एरर, क्योंकि वो आपकी अपनी मिस्टेक की वजह से अराइज हुआ है। क्लियर? तो इसमें हम क्या करते हैं? लोअर मेनिस्कस की तरफ अपनी आई साइट को लेकर जाते हैं ताकि रीडिंग को करेक्टली फाइंड आउट किया जा सके। ये कहलाता है पर्सनल एरर। ऐसा एरर जो कि पर्सन की मिस्टेक की वजह से अराइज हुए एरर क्या कहलाता है? पर्सनल एरर। नेक्स्ट है हमारे पास सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर,
सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? एक ऐसा एरर जो कि इंस्ट्रूमेंट्स के फॉल्ट की वजह से अराइज हो। एक ऐसा एरर, द एरर arises due to fault in instrument। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट की वजह से जो एरर अराइज होता है उस एरर को हम क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक वेट मशीन है लाइक दिस, यूजुअली क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट वेट मशीन पर खड़े होने से पहले ही वेट मशीन क्या कर रही होती है? 2 kg रिप्रेजेंट कर रही होती है। ये जो 2 kg है, अभी वेट रखा ही नहीं है और पहले से वो 2 kg शो कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा कि इस सिस्टम में क्या है, इंस्ट्रूमेंट में क्या है? एरर। तो ये एरर क्या कहलाएगा हमारे पास? सिस्टमैटिक एरर। और बार बार ऐसा होता है कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को इस वेट मशीन पर रखा, उसके बावजूद भी क्या कर रहा है? जीरो वैल्यू शो कर रहा है। तो वेट रखने के बावजूद भी ये कोई वैल्यू शो ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या है? इस इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर है, जब भी ये कोई वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो ये एरर क्या कहलाता है हमारे पास? सिस्टमैटिक एरर। लास्ट एरर रह गया है, लास्ट एरर है हमारे पास रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होता है? एक ऐसा एरर जो कि एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से प्रोड्यूस हो जाता है, एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से, ड्यू टू, या लिख लीजिए अराइसिस फॉर एग्जाम्पल, सपोज कीजिए हमारे पास एक पेंडुलम है, पेंडुलम में जो आपने थ्रेड इस्तेमाल किया, फ्लेक्सिबल इस्तेमाल किया है, फ्लेक्सिबल या इलास्टिक। अगर आप पेंडुलम में फ्लेक्सिबल या इलास्टिक थ्रेड इस्तेमाल करेंगे तो इससे क्या होगा? इसकी रीडिंग पर क्या होगा? असर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के जो एरर आएंगे, जो एक्सटर्नल कंडीशन, अब ये एरर कैसे प्रोड्यूस होगा? एयर प्रेशर की वजह से, इसके ऊपर एयर का ज्यादा इंपैक्ट होगा। तो एयर के इंपैक्ट की वजह से जो एरर प्रोड्यूस हो रहा है वो एरर क्या कहलाएगा? रैंडम एरर कहलाएगा। ठीक है, इस तरीके से और भी बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स हैं, लेकिन जो बेसिक थी वो मैंने आपको बता दी। तो हमारे पास क्या है? एरर क्या होता है कि एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस क्या कहलाता है? एरर कहलाता है। इसकी बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं। पर्सनल एरर, यानी एक ऐसा एरर जो किसी पर्सन की मिस्टेक की वजह से अराइज हो रहा हो, वो कहलाता है पर्सनल एरर। नेक्स्ट है सिस्टमैटिक एरर, जो कि सिस्टम में, ये इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट की वजह से अराइज होता है, वो कहलाता है सिस्टमैटिक एरर। और थर्ड है हमारे पास रैंडम एरर, कि एयर कब अराइज होता है? ये एक्सटर्नल कंडीशंस की वजह से अप्लाई हो रहा होता है, टेम्परेचर की कम ज्यादा होने की वजह से अप्लाई हो जाता है, ये एयर फ्रिक्शंस की वजह से अप्लाई होता है। तो ये एरर क्या कहलाता है? रैंडम एरर। तो ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था। जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है वो आपने लेक्चर की हेल्प से और बुक की हेल्प से खुद से करनी है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।